ओके। और साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपी से सफ़र में जो लोग एक झकझोर तैयारी में लगे हुए ऐप लिखने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम इकोनॉमी की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं। 2 क्लास हम कर चुके हैं और नितिन सिंघानिया की बुक को रेफरेंस के तौर पर हम लेकर चल रहे हैं। यदि आपको लेक्चर्स में दिए गए टॉपिक्स को समझने के बाद कहीं से पढ़ना है तो यहाँ तो एक चैप्टर होने के बाद में हम PDF आपको अवेलेबल करवाएंगे, वो आप कर सकते हो। अदरवाइज आपने साथ साथ में करना है तो आप नितिन सिंघानिया की जो इकोनॉमिक्स की लेटेस्ट एडिशन से वहाँ पर उसको टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। जो जो टॉपिक मैं यहाँ पर वीडियो में करवा रहा हूँ उसे यहाँ पर समझे, देन बुक में से आप पढ़ लें। पूरी तरीके से आपका इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों। ओके, साथ में कोई और भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इकोनॉमी में इस तरीके से लेकर चल रहा हूँ कि हर एक चीज़ को हम देख रहे हैं यहाँ पर। देखो, इकोनॉमी में शुरुआत का जो चैप्टर है, मैं बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं बोरिंग सा होगा, क्योंकि अभी हम टर्मिनोलॉजी पर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा की ऑफ कॉन्सेप्ट पर हम यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा कल की क्लास का रिवीजन हम कर लेते हैं कि कल हमने क्या देखा था। कल हमने देखा था इकोनॉमिक मॉडल। 2 हमने देखे थे, थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल। ओके, मान लो कि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय ठीक चल रही है या नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे कि महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, या विकास जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ रही है, ये सब। तो यहाँ पर जो आप समझोगे वो आप मॉडल के द्वारा समझते हैं कि चीज़ें किस तरीके से हो रही है ना। अगर महंगाई बढ़ रही है तो आप बोलोगे कि लोग अब कम खरीदेंगे, सरकार टैक्स घटा देगी तो मांग बढ़ जाएगी, डिमांड, यानी कि लोग चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के द्वारा जो चीज़ें हम समझते हैं वो थ्योरेटिकल मॉडल रहती है। लेकिन वहीं पर सॉरी, यदि किसी फॉर्मूले के द्वारा यदि चीज़ें हम यहाँ पर समझते हैं, लाइक आपको जीडीपी का देखना है तो जीडीपी का एक फार्मूला होता है y = C+I+G+X-M। इससे हम ये देख रहे हैं कि यदि जीडीपी आपको बढ़ानी तो CIG और x का मान बढ़ाना होगा और m का मान आपको कम करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से यदि चीज़ें हम एनालिटिक वे में देखते हैं और एनालिटिक व्यू में समझते हैं तो चीज़ें इस तरीके से हमारे सामने आती है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा और हम यहाँ देख लेते हैं, ये थ्योरेटिकल मॉडल है। यदि डिमांड सप्लाई मॉडल देखो कि डिमांड ज़्यादा है, ओके, तो क्या होगा, दाम बढ़ जाएंगे। ठीक है, यदि डिमांड कम है, ओके, तो जो दाम कम हो जाएंगे। यदि मांग ज़्यादा है तो क्या होगा कि आप उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे। क्लियर? तो इस तरीके से जो चीज़ें होती है, यदि दाम बढ़ रहा है, आपने मान लो कि कोई चीज़ ली कि आपने प्याज के दाम बढ़ा दिए, 100 रुपये किलो, 200 रुपये, प्याज कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो मांग क्या होगी, घट जाएगी। लेकिन मांग यदि बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं प्याज सस्ते मिल रहे होंगे, हो सकता है। तो ये एक मॉडल है, इस मॉडल से हम चीज़ समझ रहे हैं, तो ये कहलाएगा डिमांड सप्लाई मॉडल। इसी तरीके से सर्कुलर फ्लो मॉडल में हमने देखा था कि पैसा जहाँ से निकला था घूम फिर कर वापस से वहीं पर आ जाता है। एक व्यक्ति है, दुकानदार के पास वो काम करता है, दुकानदार उसको क्या दे रहा है, पेमेंट। अब वो व्यक्ति उन पैसों को खर्च करेगा, दुकानदार से चीज़ों को क्या लेगा, खरीद लेगा, अपना राशन खरीद लेगा दुकानदार से। पैसे दुकानदार के पास चले गए, दुकानदार फिर से, चूँकि वो व्यक्ति दुकानदार के पास ही काम करता है तो वो पैसे फिर से जाएंगे। इस तरीके से पैसा घूमता रहेगा। इस तरीके का जो एक मॉडल होता है, देखो ये मैं यहाँ पर छोटे वे में बोल रहा हूँ, है ना, काफ़ी छोटे स्तर लेवल पर हम देख रहे हैं इकोनॉमी को। इसी तरीके से पैसा बहुत बड़े लेवल पर घूमता है। ओके, कई सारी चीज़ों से होकर जाता है, तो वो सर्कुलर फ्लो मॉडल कहलाएगा। क्लासिकल मॉडल यानी कि एक इनविजिबल है कि ऑटोमेटिकली कोई दिक्कत आएगी तो सरकार यदि उस पर कंट्रोल नहीं करेगी तो भी इकोनॉमी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी।
किस तरीके से। हाँ, हालांकि ये इतना सक्सेस नहीं हुआ था ये मॉडल, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मान लो कि कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, उसने अपने प्रोडक्ट का दाम काफ़ी बढ़ा दिया है, तब लोग वो प्रोडक्ट खरीद नहीं कर पा रहे, तो अब लोग खरीद नहीं पाएंगे। मान लो कि गेहूं ही है और गेहूं कोई बिजनेसमैन बेच रहा है, ओके, तो अब लोग गेहूं खरीद नहीं पाएंगे तो खाएंगे क्या, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ पर सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, बिजनेसमैन को बोलना पड़ेगा कि थोड़ा से कम दाम करो। लेकिन यदि यहाँ पर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेंगी तो भी ये ठीक हो जाएगी। कैसे? क्योंकि जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रेशर में आकर दाम कम करने पड़ेंगे। तो ये वो वाली चीज़ें हैं कि इनविजिबल हैंड यहाँ पर होता है। ओके, ये जो मॉडल दिया था ये दिया था एडम स्मिथ ने। क्लियर। इसके बाद आया था कीनेशियन। कीनेशियन ने इसके ठीक उल्टा कहा था। कीनेशियन ने कहा था कि इकोनॉमी इस तरीके से चलनी चाहिए, इस मॉडल के तहत चलनी चाहिए कि वहाँ पर कोई दिक्कत आए तो सरकार को बीच में कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसे कहते हैं कीनेशियन मॉडल। यानी कि यदि मंदी आ रही है तो सरकार क्या करे, वहाँ पर थोड़ा सा खर्च करे ताकि लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले, लोगों को चीज़ें मिले, और वो क्या करे कि खर्चा करे और मांग बढ़ेगी। क्लियर। फिर होता है इनपुट आउटपुट मॉडल। यानी एक उद्योग यानी एक इंडस्ट्री है, उसका जो प्रोडक्शन से दूसरे जो इंडस्ट्री को किस तरीके से इफेक्ट डालेगा। मान लो कि आपको कार बनानी है, आपकी कार बनाने का बिजनेस है, आपको उसके लिए क्या चाहिए, स्टील, और स्टील इंडस्ट्री क्या है, वो कम है, तो अब आप कार ज़्यादा नहीं बना पाओगे। यानी एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री पर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। क्लियर। छठा जो आपका मॉडल है वो रहता है बिहेवियर मॉडल। लोग आर्थिक फैसले भावनाओं के आधार पर भी ले लेते हैं। मतलब ऐसी इकोनॉमी जो आपके इमोशंस के साथ चलती है। ठीक है, मान लो कि आप खुदा न खास्ता कोई व्यक्ति है और उसके घर में कोई बीमार है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, तो अब वो क्या करेगा, वो लोन भी ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, या फिर ऐसी कोई भी सिचुएशंस कि वो पैनिक में आकर बैंक से लोन उठा ले। ठीक है, तो ये चीज़, तो इस तरीके से हम चीज़ें देखते हैं कि कोई सिचुएशन से जिसका कोई जो है इफेक्ट निकलेगा, कोई इनपुट दोगे तो कोई आउटपुट निकलेगा, तो वो सारे आपके थ्योरेटिकल मॉडल कहलाएंगे, और ये हमने कुछ देखे हैं। इसी तरीके से मैथमेटिकल मॉडल हम देखें तो वो फॉर्मूले पे चलते हैं, फार्मूले बने हुए, फार्मूले में आप देखोगे तो वहाँ पर चीज़ें समझ में आएगी। जैसे जीडीपी मॉडल का है, और एक कंजप्शन फंक्शंस है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर्स मॉडल है, आईएसएलएम मॉडल है, फिलिप्स कर्व मॉडल है, हेरर डोमर ग्रोथ मॉडल है, कॉप डॉगल्स प्रोडक्शंस फंक्शन है। यहाँ पर हर एक का क्या है, वैल्यू है। यदि आप देखोगे एक की वैल्यू बढ़ेगी तो अपोजिशन में वो वैल्यू भी बढ़ेगी। यदि डिवाइड में है, यदि भाग में है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें जी की वैल्यू हमें बढ़ानी है तो के की वैल्यू जितनी कम होगी जी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो डिवाइड में। लेकिन यदि एस की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्लियर। ओके, तो यहाँ से ये चीज़ें हमें समझ में आती है। थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल मॉडल को थोड़ा सा हम देखें तो थ्योरेटिकल मॉडल एक लॉजिक और सोच के साथ में चलता है, वहीं पर जो मैथमेटिकल है वो आंकड़ों का सहारा लेता है, कैलकुलेशंस का सहारा लेता है। ओके, क्या होगा क्यों होगा ये हमें बताना पड़ता है, लेकिन मैथमेटिकल में हमें कितना जो है ये बताना पड़ता है। क्लियर। तो यही था, बाकी ये हमने कल देख लिया था, तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सोचिए क्यों होती है ये समस्या है, यानी कि इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम हो रही है
तो ये प्रॉब्लम होती क्यों है? मान लो कि आपके पास जो सोर्सेस है वो क्या है, काफ़ी कम है। मान लो कि गेहूँ बहुत सारे हैं, कभी ख़त्म होने ही नहीं है। कारें काफ़ी सारी है, इंटरनेट खूब सारा है, फाइबर्स कई सारे हैं, हर चीज़ ढेर है, कोई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो कुछ चीज़ खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ लेन देन करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सब कुछ है, पूर्ण मात्रा में है। लेकिन आप देखोगे आप देखोगे कि सोना सोना कम है, ठीक है, सोना कम है, इसलिए सोने की जो प्राइस है वो काफ़ी हाई है। मानकर चल सकते हैं कि सोना काफ़ी कम है और सोना हर एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। यदि सोना इतना होता कि हर एक व्यक्ति के पास होता तो वो लिमिटेड होता नहीं, ठीक है, अनलिमिटेड है। इसी तरीके से हर चीज़ अनलिमिटेड होती तो हमें चीज़ें की ज़रूरत पड़ती नहीं। लेकिन यदि कोई चीज़ लिमिटेड है, ठीक है, तो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी। यदि सारी चीज़ें बहुत सारी होती, अनलिमिटेड, तो आपकी हर ज़रूरतें पूरी होती। लेकिन चूंकि चीज़ें लिमिट में हैं, इसलिए वो हर एक व्यक्ति को नहीं मिल सकती है ना। उसके लिए आपको कुछ मूल्य चुकाना होगा, कुछ रुपए देने होंगे। ओके, वो उसका मूल्य होगा, जो रुपए देगा उसकी वो वस्तु होगी, यानी कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपने कुछ रुपए देने होंगे। तो यहाँ पर चीज़ें क्या समझ में आई है, जो हमने यहाँ पर ढूंढा है, जो मेजर प्रॉब्लम वो है कि रिसोर्सेस की कमी है। ओके, और हाँ, हमारी जो इच्छाएं हैं वो काफ़ी सारी है। तो बस यहीं से इकोनॉमी की कहानी शुरू हो जाती है हमारी। अगर जो हमारे सोर्सेस है वो असीमित होते तो ना कोई बजट होता, ना टेंशन होती, ना महंगाई होती, ना गरीबी होती, ना बेरोजगारी होती। पर अफसोस हमारे पास पैसा, समय, ज़मीन, मजदूरी, मशीनें, सब क्या है, लिमिटेड है। सारी चीज़ें होती तो दिक्कत होती क्या? तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें चॉइस करना पड़ता है कि मान लो कि आपके पास 1,000 रुपये है तो आपको चॉइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्कार्स है, आपके पास में यहाँ पर स्कार्सिटी है, आपके पास कमी है, अभाव है। और जहाँ पर कमी और अभाव आपके पास होगा वहाँ पर आपको चुनाव करना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी। ओके, आपको इच्छा हो रही है कि पाव भाजी भी खा लो और जो है मटर पनीर की सब्जी भी खा लो, लेकिन दोनों के मूल्य 50 रुपये, दोनों आप खाओगे तो आपको 100 रुपये की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास एक जेब में केवल 50 रुपये। तो पैसों की आपकी कमी है, अभाव है, यानी सोर्सेस आपके पास कम है, आपको वहाँ पर चॉइस करनी पड़ेगी दोनों में से। ओके, तो आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है वो आप लोगे। क्लियर? तो जहाँ पर कमी होगी और आपको चॉइस करनी पड़ेगी, जहाँ पर कमी होगी और चुनाव जहाँ पर आपको करना पड़ेगा, वहीं पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होगी, कहाँ पर होगी, किस तरीके से होगी। अभी तक मैंने कुछ नहीं समझाया है, केवल यही बताया है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। जहाँ पर रिसोर्सेस की कमी हो गई और हमें वहाँ पर अब चुनाव करना पड़ रहा है, सारी चीज़ें हम नहीं ले सकते, तो वहीं पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम इकोनॉमी की 4 मेजर प्रॉब्लम आज देखेंगे। पहली प्रॉब्लम कि रिसोर्सेस यदि कम है, कम रिसोर्सेस है हमारे देश में, इंडियन इकोनॉमी को हम लेकर चलेंगे, हमारे कंट्री को सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। लोहा एक लिमिट में, तो लोहे से आप क्या बनाओगे? तो सबसे पहले तो ये कि क्या बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये भी एक समस्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको चुनना पड़ेगा कि क्या बनाएं, क्या उत्पादित किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्योंकि सीमित संसाधन है, रिसोर्सेस सीमित है, और कितनी मात्रा में ले। तो हर देश के पास क्या होता है, संसाधन सीमित होते हैं, हर कंट्री के पास, इंडिया के पास भी है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी कि आपके पास स्टील है तो आपको कार बनानी है या फिर रेलवे ट्रैक बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर सवाल उठेगा कि रेलवे ट्रैक बनाएं या फिर कार की फैक्ट्री बनाएं। तो आप यहाँ पर देखोगे डिमांड किसकी, ज़रूरत किसकी ज़्यादा है, चॉइस करनी पड़ेगी दोनों में से। चूँकि इतना स्टील लोहा आपके पास नहीं है कि आप रेलवे ट्रैक भी बना लो और कार की फैक्ट्री भी, तो
तो आप यहाँ पर चॉइस करोगे, और चॉइस किस अकॉर्डिंग करोगे? सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, ये पहली एक प्रॉब्लम रहती है ना। इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम होगी? एक तो ये चुनना हमें पड़ता है कि क्या बनाएं, जो रिसोर्सेस है कहाँ पर लगाएं, उससे क्या उत्पादित हम करें, क्या प्रोड्यूस हम करें। जैसे आपके पास खेत की ज़मीन है, ज़मीन आपके पास कम है, लेकिन आप सारी फसलें नहीं बो सकते हैं, तो आपको वहाँ पर चॉइस करनी पड़ेगी, गेहूँ बोए या गन्ना। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसलिए हर देश को क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर यदि हम देखें तो वो कंज्यूमर गुड्स, उपभोग वस्तुएं ज़्यादा बनाएगा या कैपिटल। मैं ये आपको बता चुका हूँ कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। कंज्यूमर गुड्स वो जो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं, जबकि कैपिटल गुड्स वो जिनको हम यूज़ करते हैं और कुछ उससे हमें रेगुलरली मिलता चला जाता है। जैसे आपने पिज्ज़ा खरीदा, वो आपने खा लिया, वो हो गया कंज्यूमर गुड्स, उपभोग वस्तुएं। ठीक है, लेकिन वहीं पर आपने एक मशीन खरीदी और मशीन से आप डेली जो है कपड़े सिल रहे हैं और उससे इनकम ले रहे हैं, तो मशीन ख़त्म नहीं हुई, उसका डेली यूज़ कर रहे हो, इनकम मिल रही है, वो क्या हो गई? कैपिटल गुड्स। ओके, तो अब यहाँ पर आपको तय करना पड़ेगा कि आप कौन सी वस्तुएं बनाएं, कंज्यूमर गुड्स बनाएं या फिर कैपिटल गुड्स। ओके, उपभोग वस्तुएं बनाएं या पूंजी वस्तुएं। इस तरीके से और भी कई सारे डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं कि क्या बनाएं। क्लियर? तो ये हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम हो गई कि ठीक है हमने देख लिया कि क्या बनाना है, लेकिन इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएं, वो प्रोसेस क्या होगी? अरे प्रोसेस में भी तो क्या लगेगा, प्रोसेस में भी तो रिसोर्सेज चाहिएंगे कि आपको जो चीज़ बनानी है वो मशीन के द्वारा बनानी है, लेबर के द्वारा बनवानी है, क्या? ठीक है, तो कौन सी टेक्निक आपके लिए ठीक रहेगी, यहां भी आपको चॉइस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब जब ये तय हो जाता है कि बनाना क्या है, तो सवाल उठता है कि कैसे बनाना है। ओके, यहाँ पर दो रास्ते, एक तो लेबर इंटेंसिव मेथड, दूसरा कैपिटल इंटेंसिव मेथड। लेबर वही कि आप जो भी चीज़ बना रहे हो तो आप मज़दूरों से फैक्ट्री में काम करवा कर बना लो। दूसरा, जो बड़े बड़े देशों में चलते, अमेरिका जापान में, वहाँ पर फैक्ट्रियों में मशीनों के द्वारा ही काम हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, लेबर कम लगेगी, मशीनें ज़्यादा लगेगी, लेकिन वो थोड़ा सा खर्चीला होगा। ऑफकोर्स उन जिनके पास पैसा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मशीनों का यूज़ कर लेंगे, लेकिन जिनके पास पैसा कम है यानी सोर्सेस कम है, तो वहाँ पर उनको चुनना पड़ेगा। ओके, क्या वो लेबर इंटेंसिव के उनके लिए ठीक रहेगा या फिर कैपिटल इंटेंसिव, पूंजी या फिर श्रम, लेबर या फिर मशीन है? तो भारत की सिचुएशंस हम देखें तो यहाँ पर ज़्यादा मजदूरों से काम लिया जाता है, मशीनों का कम यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस पर डिपेंड करता है वो। ठीक है, कि क्या है, सोर्सेस का अच्छी तरीके से यूज़ करना है कुल मिलाकर हमें, और सही जगह पर यूज़ करना है। तो हमने ये तो देख लिया क्या बनाना है। ठीक है, मान लो कि एक फैक्ट्री में कोई चीज़ बनानी है, हमने सेलेक्ट कर ली है, लेकिन अब वो कैसे बनाना है, तो दूसरी मेजर प्रॉब्लम जो होगी वहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिया कि हम लेबर से बनवाएंगे हमारे देश में। ठीक है, ओके, तो क्यों ज़रूरी है ये? देश की स्थिति देखकर तरीका चुनना पड़ता है कि भारत जैसे देश जहाँ मजदूर ज़्यादा है वहाँ लेबर इंटेंसिव तरीका बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा, रोज़गार बढ़ेगा। जहाँ पर रोज़गार की ज़रूरत ही नहीं है ना, जहाँ पर पहले से ही रोज़गार है, चीज़ें भी काफ़ी अच्छी खासी है, पैसे भी अच्छे खासे हैं, तो वो क्या कर लेंगे, वो मशीनों का यूज़ कर लेंगे वहाँ पर। ठीक है, ओके, ना प्रैक्टिकल एग्जाम थोड़ा सा हम देखते हैं कि मशीनों से जल्दी और महंगा काम होता है, लेकिन मजदूरों से जो काम होगा वो सस्ता लेकिन धीमा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें काम जल्दी करवाना है या फिर हमें रोज़गार देना है। आप मशीनों से काम करवाओगे, काम जल्दी हो जाएगा लेकिन रोज़गार नहीं मिलेगा, और यदि आपको रोज़गार में मिल जाएगा तो काम स्पीड में नहीं होगा। ठीक है,
इसके बाद में हमने मेथड भी चुन ली कि ठीक है हमें लेबर से काम करवाना है। अब होगा कि आप लेबर से काम करवाओगे, आप कोई चीज़ भी बना रहे हो, लेकिन वो चीज़ आप जो बना रहे हो वो आप किसको दोगे, किसके लिए बना रहे हो, किसको ध्यान में रखते हुए बना रहे हो, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको आपको जो है क्या बनाना है, ठीक है, फिर आपको कैसे बनाना है, और थर्ड आपको किसके लिए बनाना है, किसको ध्यान में रखते हुए बनाना है कि कौन उसको यूज़ करेगा। ठीक है, तो आप जो बना रहे हो वो गरीबों के लिए बनाओगे या अमीरों के लिए? गरीबों के लिए बनाओगे तो उसको उन चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, कि इतना बनाएं कि सभी को इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ठीक है, और क्या ये अमीरों के लिए बनाना सही रहेगा या गरीबों के लिए, इस तरीके से। जे एग्जाम्पल थोड़ा सा हम देखते हैं। अगर देश में BMW कारें बन रही है तो क्या वो गरीब किसान के लिए है? नहीं होगी। ठीक ठीक है, वो अमीर वर्ग के लिए रहेगी। लेकिन यदि आप साइकिल बना रहे हो तो वो आम जनता के लिए रहेगी, वो सभी के लिए रहेगी। ठीक है, यानी हर देश को यह तय करना होता है कि वो जो भी चीज़ बना रहा है, ठीक है, तो उसके जो सोर्सेस, उसके जो रिसोर्सेस है, वो लग्जरी यानी महंगी चीज़ों को बनाने में जो अमीर चीज़ यूज़ करते हैं वहाँ पर लगाने हैं, या फिर जो है नेसेसिटी गुड्स यानी कि जो आवश्यक है, जो ज़रूरी है, उन वस्तुओं को बनाने में लगाने हैं। ये भी डिसीजन देश को लेना होता है। तो क्लास में अगर मान लो कि 40 बच्चे हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 रोटी है। तो अब ये तय करना है कि किसे पहले मिलेगी। 10 रोटी है और 40 बच्चे, तो उन 10 बच्चों को आप लोगे और एक एक रोटी दोगे जिनको काफ़ी ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि किसे मिलना चाहिए पहले, क्योंकि रिसोर्सेस कम है ना, कम चीज़ें बनेगी। क्लियर? ओके, चौथी जो यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम होगी वो ये होगी, पहला तो हमने देख लिया कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, दूसरा फिर थर्ड हमने देखा किसके लिए बनाना है। अब जो भी हमने बनाया, जैसे भी बनाया और जिसके लिए भी बनाया, इस पूरी प्रोसेस में जो रिसोर्सेज जिसका हम बोल रहे थे कि कमी है, उस रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूज़ हुआ है या नहीं, उसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे कर सकते हैं, ये मेजर प्रॉब्लम रहेगी। ओके, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जो संसाधन है उनका पूरा और सही उपयोग हो। क्लियर? यदि आप मशीनों का उपयोग कर रहे हो तो उसको पूरी तरीके से उपयोग करो। ये नहीं कि मशीनें बस पड़ी हुई है, उसका आप काम ही नहीं ले रहे हो, तो आपने बेकार में खर्चा किया। ठीक है, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने मशीनें खरीद ली और फैक्ट्री स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो वो आप उसका यूटिलाइजेशन कर ही नहीं रहे हो। आपने एक जो है फैक्ट्री बनानी है, आपने एक गोदाम जो है क्या लिया है, रेंट पर लिया है, और अभी तक फैक्ट्री स्टार्ट ही नहीं हुई है, मतलब इनकम शुरू ही नहीं, आपने किराए से लेकर रख लिया कि किराया तो आपका लग रहा है लेकिन उसका यूज़ आप कर नहीं रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपका लॉस ही हो रहा है ना। तो फुल यूटिलाइजेशन आपने करना है, पूरा उपयोग आपने करना है, तो वो कैसे करोगे, ये प्रॉब्लम है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ आप कैसे करो रिसोर्सेस का, जो भी रिसोर्सेस है, चाहे वो मजदूर हो, मजदूर से ज़्यादा काम कैसे लेना है। जो काम 10 मजदूर कर सकते हैं और यदि वहाँ पर 20 मजदूरों से काम किया जा रहा है तो आप उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो। यदि 20 मजदूर है जो बहुत आलसी है और 10 जनों का काम 20 जने मिलकर कर रहे हैं, तो वो मजदूर क्या है, आलसी है। कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को वो और स्लो कर रहे हैं। तो जो संसाधन है उनका पूरा और सही उपयोग हो, क्योंकि अगर रिसोर्सेस पड़े पड़े खाली रहे, समय जाता गया, तो केवल लॉस ही होगा। यानी कि इसी तरीके से जैसे आपने कोई रेंट पर ले लिया है, आपको कोचिंग चलानी है, आपने रेंट पर एक हॉल ले लिया है, वहाँ पर कोचिंग अभी आपने शुरू नहीं की है, बस वो रेंट पर पड़ा है कमरा, रेंट आपका लगता जा रहा है, समय के साथ आपको लॉस होता चला जा रहा है, कोचिंग आपने शुरू की नहीं है, तो क्या होगा, आपने यूटिलाइजेशन उसका किया ही नहीं, तो लॉस ही होगा ना। तो ये मेजर समस्या होती है कि पूरा उपयोग कैसे कर रहे हैं। मान लो कि ठीक है,
5,000 का आपने होल लिया है, आप कोचिंग से 3,000 कमा रहे हो, लेकिन 2,000 तो भी लॉस हो रहा है। और अच्छी तरीके से कैसे यूज़ करो उस जो है रूम में, उस हॉल को 2 भाग में बांट दो, 2 क्लासेस लो साथ में। तो ये क्या हुआ, ये हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग कैसे किया जाए बेहतर तरीके से। ठीक है, यानी कि यदि मशीनें खाली पड़ी है तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, लॉस होगा। मजदूर यदि बेरोजगार है, उनको काम ही नहीं है, फ्री बैठे हुए हैं घर पर, तो क्या हो, आय कम होगी, इनकम कम होगी। ज़मीन खाली पड़ी है तो फसल होगी नहीं। ज़मीन यदि है आपके पास और आप कुछ फसल बो ही नहीं रहे हैं तो फसल नहीं होगी। इसे बोलेंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, यदि आप ठीक तरीके से उसका यूज़ नहीं करोगे तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस की दिक्कत यहाँ पर होगी। क्लियर, आई होप कि आपने समझा होगा यहाँ पर। तो सरकार क्या कोशिश करती है, गवर्नमेंट यहाँ पर कोशिश ये करती है कि हर एक रिसोर्सेज का पूरी तरीके से उपयोग किया जाए। इंसान हो, मशीन हो, ज़मीन हो, या फिर चाहे आपकी कोई भी कैपिटल हो। कैपिटल में बता चुका हूँ, ऐसा कोई भी रिसोर्सेस, ठीक है, जिसका आप उपयोग कर रहे हो कुछ और चीज़ें बनाने में, ओके, या सर्विस देने में। ओके, नाउ तो यहाँ पर एक जो मनरेगा योजना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनरेगा योजना का उद्देश्य भी क्या था, यही था, एम यही था, गोल यही था मनरेगा का, कि बेरोजगार जो लोग हैं वो क्या है, अर्थव्यवस्था पर बोझ है, तो उन लोगों को काम देना, ताकि उन रिसोर्सेज का जो देश में हमारे पड़े हुए हैं खाली, जो बेरोजगार लोग हैं उनको संसाधन का, वे भी क्या है, रिसोर्सेज से, उन संसाधनों का पूरा पूरा उपयोग हो देश को आगे बढ़ाने में। तो मनरेगा यही करता है। ओके, लोगों को रोजगार देता है। क्लियर, यहाँ पर बोनस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम देखेंगे कि इफिशिएंट यूज फॉर रिसोर्सेज, यानी अच्छी तरीके से फिर यूज कैसे करें। यदि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, ठीक से प्रयोग नहीं हो रहा है, तो कैसे करें। तो सिर्फ पूरा उपयोग नहीं, बल्कि आपको यही नहीं करना है कि पूरा उपयोग कर ही रहे हो, लेकिन काफी कुशलता से उपयोग करना है। यानी ठीक है, आपने क्या किया, मजदूर को 8 घंटे पूरा काम कराया। ठीक है, आपने मजदूरों से जो है 8 घंटे पूरा काम करवाया, लेकिन आपने कुछ और तरकीब लगाई कि और अच्छे से कैसे काम करवाया जा सकता है। तो आपने क्या किया, मजदूर 8 घंटे ईंटों को उठा रहा है, तो आपने उसे बड़ी तगारी दे दी। ठीक है, उसके पास एक छोटी तगारी थी जो 5-5 ईंटें ले जा रहा था बार बार तोड़ कर, अब आपने बड़ी तगारी दे दी, तो अब वो 10-10 ईंटें तोड़ कर ले जा रहा है। इससे क्या हुआ, इससे इफिशियंसी बढ़ी, कुशलता बढ़ी, यानी आपने मजदूर का और अच्छी तरीके से यूज़ किया। पूरा यूज़ तो आप कर ही रहे थे, पूरे 8 घंटे तक उससे काम करवा ही रहे थे, फ्री होने ही नहीं दिया, लेकिन और अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हो, उसी मेहनत, उसी श्रम के साथ में, उसी हार्डवर्क के साथ। बात समझ में आ गई। यानी कि एक कंप्यूटर है, आप 8 घंटे चला रहे हो, नोट्स बना रहे हो, लेकिन आपने साइड में क्या किया, डाउनलोडिंग फाइलें भी शुरू कर दी। तो दोनों चीज़ें साथ में हो रही है, तो कंप्यूटर का अच्छे से यूज़ किया आपने 8 घंटों में। ओके, तो ये होता है इफिशियंसी। ठीक है, मतलब कम से कम साधनों में ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रोडक्शंस करना है। 10 मजदूर वही काम करे जो पहले 20 करते थे, तो ये क्या होगा, ये होगी इफिशियंसी। तो आज जो हमने देखा है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस लेक्चर यहाँ पर हमसे ख़त्म करेंगे। तो 4 मेजर हमने प्रॉब्लम देखी आज जो सेंटर में होती है इकोनॉमी की। क्या उत्पादित करना है, क्या वस्तुएं बनानी है, गेहूं या गन्ना, कैसे उत्पादित करना है, कैसे उसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है, किस टेक्निक से उसको बनाना है, मजदूर से या मशीन से। तीसरा हमने देखा था यहाँ पर, किसके लिए उत्पादित किया जाए, किस वर्ग को वस्तु मिलेगी, मतलब किन लोगों के लिए बनाना है, किसके लिए बनाना है, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, किन लोगों के लिए बनाना है। और चौथा ये जो हमारा था कि रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करना है कि बेरोजगारी ना रहे। मनरेगा जैसी योजनाएं यहाँ पर उसके क्या एग्जाम्पल है। तो अर्थशास्त्र वही विज्ञान है, ठीक है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो हमें सिखाता है कि इकोनॉमी जो हम कर रहे हैं वो किस तरीके से हमें करनी चाहिए।
यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित साधनों से ढेर सारी डिज़ायर, इच्छाओं को पूरा करने की एक आर्ट है, एक कला है। वो जो सिखाता है वही क्या है, इकोनॉमिक्स का साइंस। क्लियर? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी अब जो है हम कल यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, और कुछ भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, मैं यही कहूँगा कमेंट में जाओ, टाइप करो, आपको विद इन 24 आवर्स में रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी इकोनॉमी प्रीलिम्स प्लस मेंस कंप्लीट करवाया जाए, आपको कोई भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।